गए, ये क्या हो गया, कम से कम होते जा रहे हैं। अच्छा, ये फिशर सीलेंट वही चीज है जी जो हमने पहले बता चुके हैं, वही एक्टिवेटर और वही सारा कुछ जो बेसिक जो रीजन होता है उसी के अंदर वही जो है इनिशिएटर, उसी तरीके से सारा सिस्टम होता है। दोनों को मिक्स करना होगा। अगर हमारे पास वो क्या होगा, केमिकल क्योर होगा, अगर लाइट क्योर होगा तो हमने उसको लाइट सिंगल होगा, सिंगल पेस्ट या सॉरी सिंगल वो लिक्विड होगा, उसको हम अप्लाई करेंगे और बस वो उसको क्योर कर देंगे लाइट के थ्रू। तो उसके बाद मिक्स मटेरियल जो है उसको कहते हैं जी, एनामल के ऊपर डालते हैं और इट टेक्स अ फ्यू मिनट्स टू हार्डन। फ्यू मिनट्स बहुत बड़ी टाइम होता है, मिनट्स नहीं लेता, जल्दी इसको होना चाहिए। ठीक है जी। वही टैकीनेस आएगी उसके अंदर ऑक्सीजन इनहिबिशन लेयर के थ्रू, क्योंकि पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करती है ऑक्सीजन हमारी। तो हम जब तक उसको कवर नहीं करेंगे, ऑक्सीजन उससे रिमूव नहीं करेंगे या ऑक्सीजन से प्रिवेंट नहीं करेंगे, टैकी लेयर आएगी। लेकिन इस टैकी लेयर का हमें एक बेनिफिट भी ये होता है कि नेक्स्ट हम जब रेजन उसके ऊपर दूसरा कंपोजिट वगैरह डालेंगे तो वो उसके साथ क्या होगा, उसकी बॉन्डिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी और दोबारा क्योरिंग हो जाएगी। ट्रांसलूसेंसी और विस्कोसिटी के लिए अगर देखें तो सम प्रोडक्ट्स में दे हैव एडेड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। Why titanium dioxide? Because these are heavy metal oxides and they are जी radio opaque and can be visualized. Unpigmented material as sealant is difficult to detect during inspection. Why? Because of its translucent nature. So some glass filler added to improve the durability, and now if some filler is added, especially the glass filler, then it is called as lightly filled composite or considered as lightly filled composite. Filler content is much lower than the composite filling material, and the viscosity is very much low, and it facilitates the material to flow into the fissure and occlusal surface of the fissure pattern of the occlusal surface of the tooth. Light activated fissure sealant has followed the development of light activated composite. जब कंपोजिट आ गए तो फिर उन्होंने फिलर इसको भी यूज कर दिया, सॉरी फिशर सीलेंट को भी। सो पहले जो होते थे ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू होते थे, लेकिन अब नहीं यूज हो रहे। पहले हमने बात कर दी थी कि लाइट ये अल्ट्रावायलेट है, इसके साथ थोड़े से हैजर्ड्स हैं। विजिबल लाइट एक्टिवेशन यूनिट जो हैं ये क्योरिंग के लिए यूज होते हैं। कंपोजिट्स कैन आल्सो बी यूज टू एक्टिवेट क्योरिंग ऑफ फिशर सीलेंट। ठीक है जी। तो दोनों एक ही उसके ऊपर यूज हो जाते हैं। लिमिटेड डेप्थ ऑफ क्योर जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। क्यों? कि ये जो होता है ये बहुत ही थिन सेक्शन में होता है, तो इसलिए इसकी, और दूसरे नंबर पर ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए इसके अंदर ये चीज नहीं होती। एफिकेसी ऑफ फिशर सीलेंट can be measured in one of the two ways. One way is to monitor the survival of the sealant.
एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब ये है कि कितने टाइम तक ये रिटेन रहता है। ठीक है जी, तो उसको मन जी सर एफिकेसी ऑफ फिशर का मतलब हुआ? जी हाँ, इसको मेजर करना है ना कि ये एफिशिएंट कितना है फिशर सीलेंट। तो एक जो है वो तो ये है कि हम इसको टाइम के थ्रू देखते हैं कि ये फिशर सीलेंट वहां पे कितने अरसे रहा, कितने टाइम रहा। ठीक है जी, तो इसमें होता क्या है, अमूमन फिशर सीलेंट जो होता है, फिशर होता है तो ऊपर खाते पीते हैं तो ये डिटैच हो जाता है। तो दूसरा जो है वो ये है कि केरीज रिडक्शन जो है सील टूथ की वो कितनी है। ये जो अनसील्ड जो कंट्रोल टूथ होता है, मतलब अगर एक साइड पे हमने फिशर सीलेंट लगाया और दूसरी साइड पे उसी पेशेंट के मुंह में दूसरा जो टूथ है उसको देख लेते हैं जो कि अनसील्ड है, उसको फिशर सीलेंट नहीं लगाया, तो ये हम देख लेते हैं कि आया इसकी एफिकेसी कितनी रही है। जो अनसील्ड था वो कितने अरसे तक उसने काम किया, और जो सील्ड था फिशर सीलेंट जिस पे अप्लाई किया गया था उसने कितने अरसे तक काम किया। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं जी कि दोनों अप्रोचेस जो हैं उनका सेम रिजल्ट नहीं आता। होता क्या है, सीलेंट जो है अनफिल्ड और या लाइटली फिल्ड रेजन जो हो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है ना जी, तो होता क्या है, वो एब्रेसिव्स वगैरह जब भी होता है, कोई फूड कुछ भी हो तो उसके साथ वो वियर ऑफ हो जाते हैं। लेकिन चीज ये है कि ये फिर भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो क्योंकि ये डायरेक्ट अक्लूजल लोड इनके ऊपर नहीं आता हमारा। दो अफीफा साहिबा अब आ रही हैं। जी सीआर साहिबा आप किधर थी, आप इतनी लेट किधर आ रही हैं अफीफा? जी अफीफा बीबी, जी जी सर। हाँ किधर गायब हो गई थी आप, किधर आप इतनी लेट आ रही हैं? सर यहाँ पे बारिश हो रही है तो उधर नेट का इशू हो रहा है। चलें, अब टेस्ट आप लोगों का डिले हो गया, ये अब आपको लोगों को बताएंगे आपकी बाकी साथी। तो डिले से मुराद श्रिंक हो गया है और हर संडे को हुआ करेगा। जी सर सही है बिल्कुल ही। चलें ठीक है, चलें। अच्छा नेक्स्ट जी, अब क्या है जी, टू अप्रोचेस का जो है वो सेम रिजल्ट नहीं है। लेकिन यही है कि अगर वो वियर ऑफ हो भी जाता है तो फिर भी अगर आप जहन में रखें कि उसकी एफिकेसी जो है वो खराब नहीं होती। एफिकेसी उसकी कम इस सेंस में नहीं होती कि अगर सरफेस से वो उड़ भी जाए, मतलब ऊपर से, तो सरफेस इनेमल, इनेमल की सरफेस जो है उस पे वो रेजन फिर भी रहता है। अगर उसके ऊपर वाली लेयर साफ भी हो जाए तो इनेमल के ऊपर ये रहता है फिर भी। इसकी कुछ समझ आ रही है? नहीं बेटा ये ऐसे है कि ये देखो, ये हमारे पास, ये समझें ये इनेमल सरफेस है ये वाली। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने ये हमारा ये सीलेंट है। सीलेंट अमूमन हम जो लगाते हैं ना तो ये 2-3 लेयर्स लगाते हैं। ठीक है, तो वियर जब होगा तो ये अमूमन ये वाली लेयर हमारी, ये वाली जो है ना, ये वियर ऑफ हो जाएगी। ये लेयर मैंने थोड़ी सी दूर दूर आपको बता रहा हूँ, ये ओरिजिनली ये लेयर जो है ये इसके बिल्कुल ये इसके साथ लगी हुई लेयर है, यूं इस तरह से। ठीक है ना, इसके अंदर बिल्कुल इस तरह से लगी। तो अगर ये वाली लेयर्स उड़ भी जाती है ना तो ये वाली लेयर जो है ना ये फिर भी इसके अंदर, चूंकि हमने कहा था रेजन टैग बनते हैं, तो ये जो है ये यूं करके अगर हमारा इनेमल है ये इस तरह का, और इसके अंदर ये जो सुराख है वो तो ये इस एरियाज में है ना, ये वाले एरियाज में, तो इनके अंदर तो हमारा जो जिसको कहते हैं ना ये वाला, यहाँ पे ये रेजन तो यहाँ पे रहेगा ना, ये वाला इस जगह पे, तो यहाँ पे केरिस तो यहाँ पे प्रोड्यूस होना है इस एरियाज में।
तो इन एरियाज को ये फिर भी प्रिवेंट करेगा, यहां से ये वियर ऑफ नहीं होगा। अगर वियर ऑफ होगा तो इससे ऊपर वाली ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली हो जाएगी। अब समझ आई बात? जी समझ आ गई अब? चलो सो गए हो सारे? ठीक है सर, थैंक अच्छा यू। जी, चलें जी। तो इसलिए इसकी एफिकेसी नहीं मतलब कम नहीं होती। तो हाँ, वही बात है कि अगर इफ सीलेंट becomes detached, it may still have some beneficial effect if it leaves behind an enamel surface which is resin impregnated. Even if ये डिटैच भी हो जाए ना, तो फिर भी कुछ ना कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट इस सेंस में देगा कि मैंने कहा कि अगर, लेकिन ये भी ध्यान में रखेंगे कि वो जो रेजन इम्प्रेग्नेटेड सरफेस इनेमल के ऊपर वो कुछ ना कुछ छोड़ देगा, तो वहां पे हमें कुछ ना कुछ फायदा लाजमी देगा। फ्लोराइड रिलीज एक और सिस्टम है जी। तो फिशर सीलेंट जो है, इसकी सक्सेस जो है मेनली डिपेंडेंट ऑन इनिशियल प्लेसमेंट कंडीशन एंड टेक्निक। गुड रेजन टैग फॉर्मेशन ऑफ एनामल यही है कि हम उसको प्रॉपरली एच करें, वॉश करें और थारोली ड्राई करके फिर उसको अप्लाई करें। और मॉइस्चर अगर होते हैं तो फिर जो है सक्सेस रेट में फर्क आ सकता है। अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा तो वो प्रॉब्लम दे सकता है, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि वो इमल्शन सा बना देगा। Now attempts have been made to produce fluoride containing sealant. तो फ्लोराइड सीलेंट में अमूमन होता नहीं है, लेकिन अब उन्होंने फ्लोराइड कंटेनिंग सीलेंट भी डाल दिए हैं। तो फ्लोराइड कंटेनिंग सीलेंट से क्या होगा, तो वो एक सस्टेन फ्लोराइड रिलीज कहते हैं, ये भी इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। नाउ रिलीज जो है फ्लोराइड रेजन मटेरियल से वो डिफिकल्ट है अचीव करना, क्योंकि फ्लोराइड को अगर हम देखें तो फ्लोराइड तो समझो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये बॉल्स पड़े हुए फ्लोराइड के, ठीक है ना जी, जिस तरह से हमारा रेजन के अंदर फिलर पड़ा होता है। तो अब अगर हम इनके ऊपर रेजन डालते हैं तो ये रेजन अगर इसको आके इस तरह से बॉन्ड कर लेता है, यूं करके बॉन्डिंग हो जाती है यहाँ पे, तो अब फ्लोराइड रिलीज कहां से होगी? फ्लोराइड तो अंदर पैक हो गए। तो ये जो है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है जी। तो इसका जो रेट है अगर होगा भी तो देखें, जैसे ये यहाँ पे एक, ये यहाँ पे आके एक यहाँ पे आ गया, रेजन से बाहर थोड़ा सा है, तो यहाँ से अगर ये फ्लोराइड रिलीज कर जाता है तो फिर तो ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन इस सारे मतलब इस एरिया में से, इसमें से जो मुकम्मल तौर पे एम्बेड है रेजन के अंदर, उधर से फ्लोराइड रिलीज होने वाला नहीं है जब तक ये ऊपर से रेजन नहीं हटेगा। तो अब जो हम ऑब्जर्व करते हैं फ्लोराइड रिलीज ग्लास आइनोमर सीमेंट में, जो हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया तो नहीं है मैडम इन्होंने जी? ग्लास आइनोमर सीमेंट पढ़ा हुआ है जी। तो ग्लास आइनोमर में क्या होता है जी? ये तो अच्छी बात। पर उसमें तो हमारे पास फ्लोराइड का मूवमेंट साइकिल बताया था ना मैम ने। क्या बताया था? आई मूवमेंट साइकिल कुछ था उसमें आइन हमारे पास मूवमेंट पहले लीचिंग फेज। जी। क्या होती है? जिसमें लीचिंग फेज, उसमें हमारे पास पहले लीचिंग फेज होती थी, उसके बाद हमारे पास उन्होंने इक्विलिब्रियम किया, मतलब उसमें फ्लोराइड की वो डाला, फ्लोराइड डाला, देन उसके बाद वो उसकी डिप्लीटिंग देखें हुई। ग्लास देन आइनोमर में ये होता है कि वो जो है उसमें टॉप अप कर सकते हैं हम, जैसे यू फोन में टॉप अप करते हैं, आप पैसे जाके और डाल लेते हैं, तो उसके अंदर भी हम जिस वक्त फ्लोराइड उसके अंदर पहले से पड़ा होता है, ठीक है जी, तो फ्लोराइड रिलीज होता है, क्रिस्टल्स को, फ्लोराइड को जो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो हमारे पास क्रिस्टल्स हैं उनको फ्लोरो एपेटाइट क्रिस्टल्स में चेंज कर देता है, और वो जो है वो केरीज अटैक को रेजिस्ट करती हैं ड्यू टू द फ्लोराइड।
लेकिन उसके अंदर ये कंटिन्यूसली फ्लोराइड उसमें से निकलता भी रहता है। फिर आप जब माउथ वॉश यूज करते हैं जिसमें फ्लोराइड हो, और टूथपेस्ट आप यूज करते हैं जिसमें फ्लोराइड हो, तो वो दोबारा फ्लोराइड अपने अंदर स्टोर कर लेता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो निकालना शुरू कर देता है। क्लियर हुई बात? ग्लास आइनोमर में ये होता है। और दूसरे नंबर पे ग्लास आइनोमर हमारा पॉली एसिड उसके अंदर होता है, पॉली एक्रेलिक एसिड जिसको कहते हैं। तो ये हमारा सेल्फ जिसको कहते हैं एडहेसिव मटेरियल हमारा होगा, और वो कौन सा होगा? ग्लास आइनोमर। क्लियर हो गई बात? जी, सो जाते हो आप सब लोग, मुझे नहीं समझ आती कहां पे यस चले सर। जाते? बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। अच्छा जी, अब फ्लोराइड रिलीज जो होती है इसमें उस ग्लास आइनोमर की निस्बत कम होगी, ठीक है जी, बहुत कम होगी। अब तो आइडियल इफेक्टिव बॉन्डिंग एंड सस्टेन फ्लोराइड रिलीज के लिए कहते हैं जी, ये है एक आइडियल, मतलब वो देंगे हमें फ्लोराइड रिलीज वाला अगर हमारे पास आ जाता है। ये क्या है? मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर जो है, रेजन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर जो है, ये हमें ये एक आइडियल देते हैं, पोटेंशियल फॉर अचीविंग इफेक्टिव बॉन्डिंग ड्यूरेबिलिटी एंड सस्टेन फ्लोराइड रिलीज। ये हम दूसरी एक चीज पढ़ेंगे। ग्लास आइनोमर तो आपने पढ़ा है, इसके बाद आता है रेजन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर जिसको हम जियोमर भी कहते हैं। जियोमर और कंपोमर ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? नो सर, नहीं पढ़ी। आप लोग क्या पढ़ते हो फिर? बस मेरा ख्याल से बस गप्पा ही लगाते हो। चलो जी, केमिकली एक्टिव क्या होगा? केमिकल एक्टिव में हमने बात कर चुके हैं। लूटिंग रेजन जो है वो हमारे पास हैं। ये तो कह रहे हैं ना कि मोस्ट रिसेंटली, तो रिसेंटली इस सेंस में है कि ये मेटल को हमारे जो है ना बॉन्डिंग एजेंट ये पकड़ लेते हैं। अभी तक तो बात सिर्फ दांत की हो रही थी, तो स्ट्रक्चर की हो रही थी। तो केमिकली एक्टिव लूटिंग रेजन्स are available which bond to oxide layers on the surface of non-precious metal. Non-precious metal कौन सी है जी? गोल्ड और सिल्वर के अलावा सारी नॉन प्रेशियस हैं, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम वगैरह के अलावा, प्लैटिनम पैलेडियम के अलावा, ठीक है जी। एंड टू कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड भी होता है वही ऑक्साइड लेयर ऑन हीट ट्रीटेड गोल्ड कास्टिंग alloys, ठीक है। नाउ already described that resin systems are now used for attaching orthodontic brackets, sorry, ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स आपने देखी होंगी जो लगी होती हैं पेशेंट्स के मुंह में, वो मेटल होती हैं, लेकिन इनको हम जो बॉन्ड कर रहे हैं ये थ्रू बॉन्डिंग एजेंट कर रहे हैं। नाउ these chemically active already always described that whenever chemical active material is there should be two things in it. One has an initiator and the other one is an activator whenever we are considering composite. If other materials, one is the base and one is the activator. Clear? ये ज़हन में रखना है सारा ना। Now, these resins are normally supplied as two components carrying relatively high loadings of initiator and activator. One component applied to the edge enamel surface and the other to the bracket. Activator को हमने अगर लगा दिया enamel पे, तो initiator हम उस पे ब्रैकेट पे लगा देंगे, ब्रैकेट के ऊपर हमने इनिशिएटर लगा दिया तो एक्टिवेटर हम उधर लगा देंगे तो उसके ऊपर enamel के ऊपर। Now, when these two are pressed together, setting takes place. And alternatively, if these are not present,
in your surgery, conventional composite resins material can be used for this application. These are same. इसमें कोई difference नहीं होता. Now bonding bridges. Bridges को भी हम करने bond करने के उसको क्या कहते हैं, इसके थ्रू bonding agent के थ्रू हम bond कर सकते हैं. Now which sort of bridges? A specialized type of bridges. These are of two types. It usually हम क्या करते हैं जब bridge हम बनाते हैं? We have a traditional method for cutting the abutment teeth. If one tooth is missing, we have to cut two teeth to produce a bridge for retention of that bridge. Now, the resin bonded system of the composite is providing us mechanically bonding of that tooth to the edge enamel of the tooth. So a conservative approach is there. No cutting of the adjacent teeth is necessary if we are using this type of bridges and bonding of these bridges and using the bonding materials. And it also involves the surface of the cast alloy framework of the bridge. What involves the bonding? Various means of achieving mechanical patterns, mechanical attachments between the resin and the alloy. One system implies the use of perforated wings. Perforated wings क्या है अभी दिखाते हैं आपको. On the cast alloy जो है cast आपको पता है, alloy जो है alloy का भी आपको पता है. Bridge framework, the composite used for bonding flows through the perforations, giving a mechanical lock into the framework. Attachment to the abutment tooth is through resin penetration, and this type of bridge is known as Rochette bridge. And this is the Rochette bridge. These are the perforations of metallic portion of the tooth. These are two teeth and they are framed with the metal framework manufactured. These are porcelain fused to metal. These are the metal component of the bridge. These teeth are not cutted down. These holes are there in the or perforations are there in the Rochette bridge, and we have to etch the enamel through these pores and then apply the resin bonding agent, and then to some extent we can use the bonding agent and the composite resin to fill these gaps, and this will hold our bridge for quite longer time and without the destruction of these two abutment teeth. The other approach is the etching of wings. वो रोशीट था, ये मैरीलैंड ब्रिज बनेगा. अब यहाँ पे उसमें क्या था, हमने पोर्स बनाए हुए थे मेटल फ्रेमवर्क में. Now in this we have to etch the wings of the bridge. अब यहाँ पे हमने जो ब्रिज बनाना है उसके विंग्स को हमने वो कर देना है, ब्रिज उसके अंदर हमने एचिंग कर देनी है, उसके अंदर होल्स नहीं बनेंगे. To produce a roughened surface with the myriad of small undercuts similar in appearance of the surface of etched enamel. Now this surface is suitable for achieving mechanical attachment with the composite. Acid etching is carried out electrolytically or in a strong acid. ये दांत की नहीं हो रही है, ये भी ध्यान में रखिएगा. ये एचिंग जो है किसकी हो रही है, विंग्स ऑफ द ब्रिज, ब्रिज जो हमने बनाया हुआ है. और कौन सा ब्रिज, मैरीलैंड, ये रोशीट नहीं है. नाउ केमिकली एक्टिव रेजन्स. अब इसमें हमने जो रेजन यूज करना है वो लाइट नहीं कर रहे हैं. हम लाइट भी कर सकते हैं, ड्यूअल क्योर भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली केमिकली एक्टिव रेजन्स are capable of attaching the tooth to both metals and
tooth have been used to bond sand blasted metal retainers so the supporting retainers to the supporting tooth. Now active groups may be phosphate or malicic acid anhydride. ठीक है जी। तो ये जो है ये अमूमन यूज किए जाते हैं, मैलिटिक एसिड भी और फास्फेट जो ग्रुप होते हैं एनहाइड्राइड, ये डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट्स में यूज होते हैं। अब ये जो है ये हमारा, ये देखें ये हमारा मैरीलैंड ब्रिज है, इसमें ये देख रहे हैं ये अगर मेटल भी है ना, ये वाली मेटल, तो इसको हमने डायरेक्ट, इसमें कोई परफोरेशन नहीं है, कोई सुराख नहीं है, ये आपके दांत है, इनकी कटिंग नहीं की गई। यहाँ पे ये देखें अगर ये वाली चीज है तो ये आपको रेजन नजर आ रहा होगा फ्लो किया हुआ, ये ओवरफ्लो हुआ हुआ है, इधर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन यहाँ पे ये बाहर निकला हुआ है, ये कंपोजिट है। तो इसको एच कर दिया गया, तो उसको भी एच कर दिया गया, बॉन्डिंग एजेंट लगा दिया गया, ऊपर कंपोजिट लगा के इसको अपनी जगह पे प्लेस कर दिया गया। ये हमारा मैरीलैंड ब्रिज हो गया। विनेयर्स, विनेयर के बारे में बात की थी। विनेयर क्या है? विनेयर हमने कहा था कि एक दांत आपका कोई खराब हो गया है, उसके ऊपर कोई लाइन है, कोई सुराख है, कोई ऐसा सिस्टम है कि उसकी अपीयरेंस बहुत खराब लग रही है, तो उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, उससे बड़ा अगली किस्म का अगले की एक अपीयरेंस आती है। अभी भी पार्टिसिपेंट हमारे पास 21 है, ये क्या मसला है? आइंदा फिर यही है कि फिर मैं जी सर आज ज्यादा स्टूडेंट्स कॉलेज एबटाबाद गए हुए हैं। बहुत अच्छा जी। तो ये सुबह 36 क्यों थे? तो जाने से पहले बैठे हुए थे इधर? उस वक्त 36 थे और अभी 21 हो गए, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, विनेयर क्या है जी? ऐसे टेक्निक उसी में भी की जाती है, एक्रेलिक या पोर्सलिन लेबियल विनियर्स। इनको लेबियल विनियर इसलिए कहते हैं कि लेबियल, लेबियल ये जो लिप्स आप कह लें, इस साइड पे जो चीज आएगी उसको हम लेबियल कहेंगे, ठीक है जी। तो ये अपीयरेंस ऑफ स्टेन्ड, डिसकलर और मिस हैपन टीथ। मिस हैपन टीथ का मतलब वो टूट फूट गया, अगर कोई मिस हैपन से कोई ब्लो लगा है, कोई गिरा है बेचारा और उसका दांत टूट गया है, तो उसके ऊपर हम विनेयर, विनेयर कवरिंग को कहते हैं। विनेयर अगर आपके ज़हन में हो तो ये जो लकड़ी की शीट्स आते हैं उन पे भी विनेयर उन्होंने लिखा होता है, तो ये वो वाले विनेयर्स हैं। तो हम दांतों के ऊपर अगर हम थिन शीट्स की अगर कोई लगा देते हैं किसी चीज से बना के, तो उसको भी विनेयर कहते हैं। इन विनेयर्स को भी हम वैसे ही बनाते हैं, और ये एक्रेलिक के भी हो सकते हैं और पोर्सलीन के भी हो सकते हैं। एक्रेलिक विनेयर जो होते हैं ये बने बनाए भी मिलते हैं, स्टैंडर्ड शेप और साइज में भी आते हैं, और कस्टमाइज भी किए जा सकते हैं, ठीक है जी। हीट एडाप्टेशन पे और कास्ट करके भी पेशेंट के टीथ के ऊपर अगर हम उसको करें, ये बाहर मिलते हैं, अभी तक हमने हीट एडाप्टेशन वाले नहीं देखे हैं, ज़हन में रखिएगा। ये ना होगा आप एक्रेलिक का लेकर उसको गर्म करके पेशेंट के दांत के ऊपर हीट एडाप्टेशन कर रहे हो कि जी सर ने पढ़ाया था और इसको हम हीट एडाप्टेशन करके पेशेंट के टीथ के ऊपर बना देंगे। तो इसमें अब होता क्या है कि कंपोजिट जो होगा इसमें, अब चूंकि विनेयर है, विनेयर के अब उधर मेटल थी और वो लिंगवल साइड पे दांत के पिछली साइड पे हम लगाए थे, उसमें कोई भी कंपोजिट आप लगा सकते थे, जिस तरह वो नजर आ रहा था वो नजर आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विनेयर के अंदर आप इस किस्म की कोई गलती नहीं कर सकते, उसमें नीचे वाली लेयर में शेड का आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है। शेड अगर मिसमैच होगा तो वो उसके थ्रू बाहर नजर आएगा विनेयर, क्योंकि विनेयर बहुत पतला सा छिलका होता है, तो इसलिए जो कंपोजिट होगा वो भी उसी शेड का होना चाहिए जिस शेड का विनेयर और वो तोता है, ठीक है जी। वही एज एनेमल सरफेस पे आप कंपोजिट लगाएंगे और उसको वो लगा देंगे। अच्छा जी, फिटिंग सरफेस विनेयर की जो है इसको हम सॉफ्ट कर सकते हैं, तो किसके साथ? सॉल्वेंट होता है और सॉल्वेंट प्राइमर होता है। सॉल्वेंट प्राइमर अगर हम उसके ऊपर लगाएंगे तो ये बॉन्डिंग हमारी अच्छी हो जाएगी कंपोजिट के साथ। एक्रेलिक लैमिनेट विनेयर, लैमिनेट भी इसी को विनेयर को ही कहते हैं। लैमिनेट विनेयर से मुराद एक्रेलिक का जो विनेयर है, ये इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि एक्रेलिक रेजन जो है सॉफ्ट होता है और एब्रेड जल्दी कर जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा बॉन्ड कंपोजिट रेजन का और विनेयर का जो है ना, उसके अंदर कोई
ऐसी टेंडेंसी नहीं होती कि वो लॉन्ग टाइम रहे। कंपोजिट और उसमें थोड़ा सा मिसमैच होता है, तो वो जल्दी फेल हो जाता है, और वो इसलिए भी कि उसमें स्ट्रेसेस भी ज़्यादा आ सकती हैं। ठीक है जी, स्ट्रेसेस का भी मिसमैच होता है, इंटरफेस के ऊपर स्ट्रेसेस जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी होता है, कंपोजिट का अलग है, एक्रिलिक का अलग है। ठीक है जी, और वाटर सार्प्शन जो होती है वो भी दो मटेरियल की हो सकती है, और इसमें सार्प्शन ज़्यादातर कंपोजिट की होगी, एक्रिलिक की इतनी नहीं होती। तो ये जो चीज़ें हैं ये दोनों मिलकर उसको फेल कर देते हैं। पोर्सलीन विनेयर जो होते हैं हमारे, ये होता है कि ये देखते हैं कि ये कहते हैं 11.8 में वो उन्होंने कवर किए हैं, उसको भी देख लेंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये 11th चैप्टर चल रहा है शायद आपका। तो विनेयर जो होते हैं ये कस्टम मेड होते हैं। ठीक है जी, और बॉन्डिंग टू कंपोजिट जो है वो एचिंग के थ्रू होगी, हमेशा हम आपको बता चुके हैं। सरफेस ऑफ द विनेयर, कौन सा विनेयर? पोर्सलीन का। ये ऑलवेज शुड बी विद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एंड when we etched it with hydrofluoric acid, which is highly toxic and corrosive, then we have to wash it, dry it. ये ज़हन में रखें, तीनों चीजें हैं, application of etching agent, washing and then drying, and then we use a silane coupling agent to chemically link silica groups in the porcelain to methacrylate group in the composite resin. Now, porcelain veneers are much harder and much resistant to abrasion than acrylic veneers, as the acrylic teeth and the porcelain teeth. The difference is same. Providing that etching and silane treatment carried out carefully, the bond of composite appears adequate. इसका bond बहुत जबरदस्त रहेगा. Brittle nature of porcelain must be taken into account. Why? If we are not considering this, veneer should be chipped off, especially at the incisal edge, and this chipping out must be avoided. अब बॉन्डिंग टू डेंटीन जो है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है जी।